नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम विशुद्ध राजनीति की बात करने वाले हैं। भाई, चुनावी मौसम आ गया है। कल हमने देश का आजादी का 77वां जश्न मनाया, वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोले, लेकिन साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी आजादी का जश्न मनाया गया, तिरंगा फहराया गया और वहां पर वादों का, योजनाओं का, रेवड़ियों का पिटारा भी खोल दिया गया। और इसमें खास 4 राज्य निगाह में आए: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और कोई संयोग नहीं कि इन चारों राज्यों में, मिजोरम को मिला ले तो 5 राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और मुख्यमंत्रियों ने लोगों को लुभाने की भरपूर कोशिश की। और क्या किया गया, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। राजस्थान में 1 करोड़ महिलाओं को पहले जो दिया गया उसको भूल जाइए। 40 लाख महिलाओं को, लड़कियों को स्मार्टफोन दिए गए। अब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन देने का वादा कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंचित परिवारों को फ्री राशन की किट भी देने का वादा किया गया। अब इसमें खर्च महज 12,000 करोड़ रुपए का आएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मामा की भूमिका में आए हुए हैं। 2005 से सत्ता पर काबिज हैं। 2 साल को बीच में से हटा दे तो पुलिसकर्मियों को हर महीने 15 लीटर फ्री पेट्रोल, उन्हें 650 की जगह भोजन के लिए अब 1,000 रुपए दिए जाएंगे। सभी गरीब परिवारों को फ्री मकान दिए जाएंगे। यह प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनाई जाएगी। 22 लाख गरीब परिवारों को मकान दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग की फीस अब सरकार देगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के जो श्रमिक हैं उन्हें 1,500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। और ITI में कार्यरत संविदा अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। तो के चंद्रशेखर राव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने 1 लाख रुपए तक के जो कृषि ऋण हैं, कर्ज हैं, वो माफ कर दिए। अब एक मिल्टन फ्रीडमन नाम के इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ही मशहूर लेखक हैं, एक किताब भी लिखी। उसका टाइटल ही है देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक आंकड़ा दूंगा और उससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तेलंगाना पर 2019 में 1,90,203 करोड़ रुपए का कर्ज था। आंकड़ा देखिए, आंखें फट जाएंगी। अब यह हो गया है 3,66,306 करोड़, दोगुना हो गया कर्ज। और फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है। राजस्थान में और राजस्थान पर 2019 में 3,11,854 करोड़ का कर्ज था। अब यह बढ़कर हो गया है 5,37,012 करोड़ रुपए का, 72% का इजाफा। मध्य प्रदेश पर 2019 में 1,95,178 करोड़ का कर्ज था। यह बढ़कर हो गया है 3,78,617 करोड़, 94% का इजाफा। यहां बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल जुलाई से, 16 जुलाई से लगातार कह रहे हैं फ्री की रेवड़ियां बांटोगे तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। उनके मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे। छत्तीसगढ़ पर 2019 में कर्ज था 68,982 करोड़ का। यह बढ़कर 1,18,166 करोड़ हो गया है। कुल इजाफा 71% का। तो ये आपको और मुझको ही तो देने पड़ेंगे और हमारी पुश्तों को। कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात को दोहराऊं
कि पैसे पेड़ पर तो लगते नहीं हैं। तो वो महंगी बिजली, महंगा पानी, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी गैस, बढ़े दूध के दाम, वो जीएसटी के जरिए हो, वो वैट हो, वो एक्साइज ड्यूटी हो, अलग अलग सरकारें, केंद्र राज्य पर ठीकरा फोड़ेगा, राज्य केंद्र पर ठीकरा फोड़ेंगे। जेब किसकी हल्की होती है? हमारी। पर हकीकत यह भी है कि ये दिल मांगे मोर, कि दे रहे हो तो और दे दो। तो ये एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। तू डाल डाल में पात पात का खेल चलता ही चलता है। लेकिन इस खेल में असल खेल क्या है? वो है 24 की लड़ाई। और 24 की जो जंग है, देयर इज अ वॉर एंड देयर इज अ बैटल। जो बैटल है वो पहले विधानसभा में होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि विधानसभा के नतीजे लोकसभा में तब्दील होते हैं, लेकिन कोई मौका क्यों ले, कोई चांस क्यों दिया जाए? तो पूरी ताल ठोकी जा रही है। पांचों राज्यों में चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुए। सभी को बुलाया जा रहा है। नोबडी इज विलिंग टू टेक अ चांस। और उधर राज्य सरकारें फिर से सत्ता पर आने के लिए पिटारा अपना खोल रही हैं। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सुपड़ा ही साफ हो गया था। 25 की 25 बीजेपी जीत गई राजस्थान में, 29 में से 28 जीत गई बीजेपी मध्य प्रदेश में, 11 में से 10 भी जीत गई। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। 10 में से 10 लोकसभा में जीत गई। हरियाणा में 4 महीने बाद चुनाव हुए, 90 में से 40 पर आकर सिमट गई। अपने दम पर सरकार भी नहीं बना पाई, जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था। और उधर इंडिया के खेमे से भी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। आज इस गठबंधन को शक्ल देने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले पिछले साल सितंबर से लग गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पधारे। सदैव अटल, जो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है, वहां गए, श्रद्धांजलि भी दी। इसमें भी एक संदेश संकेत दे रहे थे कि अटल का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है, बीजेपी के साथ मत जाइए। पर वो आए क्यों हैं? क्योंकि संयोजक अभी तक तय नहीं हुआ। वो अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं क्या? 18 तारीख को पिछले महीने यानी कि जुलाई में बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी, ऐलान किया गया था 18 को ही कि जी एक समन्वय समिति बनेगी 11 सदस्यों की। वो कहां बनी है, कब बनेगी? 31 अगस्त को और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक होने वाली है मुंबई में। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले हमने खबर ब्रेक की कि वो पुरानी कहावत है ना, देसी गांव देहात की, गांव बस्यानी मंगते हांडे। मंगते हांडे ही नहीं, लठ भी बजान लाग रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार फिर बढ़ गई है। कांग्रेस कह रही है 7 सीटें लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है इन पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। फिर किस बात का गठबंधन? तो जूत बाज गए। वो अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। लेकिन मुंबई में भी जहां 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद इंडिया वाले मिलने वाले हैं, वहां भी एक अजीबोगरीब खेला हो रहा है। खेल चालू आहे और गतिरोधक पुढ़े आए, यानी कि स्पीड ब्रेकर आगे आने वाला है। उसकी भी सुगबुगाहट सुनने लगी है क्या? अजित पवार और शरद पवार आपस में मुलाकात करते दिख रहे हैं। नवाब मलिक जमानत पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर ही जमानत मिली है, घर आते हैं तो प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे उनसे मुलाकात करते दिखाई देते हैं। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कह रहे हैं जी इनकी तो कुछ डील की खबर है कि बीजेपी कह रही है केंद्र में मंत्री बना देंगे, कृषि मंत्री या नीति आयोग का अध्यक्ष बना देंगे शरद पवार को, सुप्रिया सुले को, उनकी बिटिया को केंद्रीय मंत्री बना देंगे, जयंत पाटिल को महाराष्ट्र में मंत्री बना देंगे। आप साथ आ जाइए। और अजित पवार को भी बना देंगे। यह दावा भी किया जा रहा है कांग्रेसी खेमे की तरफ से कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बना देंगे अगर शरद पवार
एनडीए में आ जाते हैं। शरद पवार कह रहे हैं ये भरोसा करने वाले लोग नहीं है बीजेपी, परिवार अलग है, राजनीति अलग। और वो ऐसा खेल खेल रहे हैं जो सिर्फ शरद पवार समझ सकते हैं और किसी के समझ में नहीं आ रहा। और एकनाथ शिंदे अब वो परेशान बैठे घूम रहे हैं कि 1 साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन मुझे लगातार चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे विरोधी। कौन है वो विरोधी? वो महायुति में ही है क्या? अजित पवार मुख्यमंत्री बन गए, एकनाथ शिंदे कहां जाएंगे? तो खेल बड़ा रोचक हो रहा है। एक तरफ गरीबी को रोमांटिसाइज किया जा रहा है और फ्री की चीजें बांटी जा रही हैं, और एक तरफ राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछी हुई है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के इन दोनों बातों के जवाब में लेने वाला हूं। सीधा सवाल नंबर 1, 2024 का शोर, राज्यों में किसका जोर? और एनडीए इंडिया की फांस, किसकी फूल रही है सांस? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, एडवाइजर भी हैं नीतीश कुमार के, केसी त्यागी, संजय कुमार देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो केसी त्यागी, ये इंडिया में क्या हो रहा है? और नीतीश कुमार का दिल्ली आना, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देना, उनकी पुण्यतिथि भी थी आज, असल मकसद क्या? इंडिया की पेच, उलझने, सलवटें अभी सुलझ नहीं पा रही हैं। नहीं संदीप जी, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब वर्तमान में जो ईर्ष्या, विद्वेष की, बदले की, घृणा की जो राजनीति चली है, ये दौर भी खत्म हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हम लोगों के 40-50 साल के रिश्ते हैं। हम तो गैर कांग्रेसी राजनीति, हम भी उसके भी सबसे बड़े प्रवर्तक थे। डॉक्टर लोहिया जो थे 67 में दीनदयाल उपाध्याय के साथ गैर कांग्रेसवाद हम ही ने चलाया था, और अब गैर बीजेपीवाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम ही अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लंबे समय तक हमें काम करने का मौका मिला है, और बहुत जिम्मेदारी से ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उदारवादी, समन्वयवादी जो राजनीति देश में बढ़ी, उसके वो प्रेरणा के स्रोत थे। वो हमारे दल के नेता नहीं थे, लेकिन हमारे दिलों के नेता थे। आज हम उनको याद भी कर रहे हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और वो ऐसे नेता थे, अब तो महेश वर्मा जी जो हमारे मित्र हैं, इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो सहयोगी दलों में तोड़फोड़ करते हैं। मुझको कई मौके याद हैं जब एनडीए में किसी पार्टी में विवाद होता था तो वो जसवंत सिंह को भेजते थे, वो किसी और की ड्यूटी लगाते थे। नहीं भाई, सहयोगी पार्टी में किस तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो गठबंधन की जो राजनीति है, ज्योति बाबू के बाद सबसे बड़े उसके नायक के रूप में हम अटल बिहारी वाजपेयी को, वो तो समझ में आता है। इसीलिए सदैव अटल पर, एक सेकंड केसी त्यागी साहब, नीतीश कुमार गए कि आज की बीजेपी है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर मेरा सवाल ये है, आने की असल वजह क्या है? वो पिछले महीने 18 तारीख को आप लोगों ने बेंगलुरु में घोषणा की समन्वय समिति बनेगी, बन गई वो समन्वय समिति 18 जुलाई। उसके बाद मैंने तो चैनल एक छोड़कर दूसरे चैनल को भी ज्वाइन कर लिया, नया कार्यक्रम भी शुरू कर दिया, आपकी समन्वय समिति नहीं बनी, बन गई। पिछले साल आप भी मौजूद थे। सितंबर के महीने में चौधरी देवीलाल की स्मृति सभा हुई थी। विपक्षी गठबंधन की पहली नींव वहाँ रखी गई थी, और आज इतना मजबूत ये गठबंधन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोज चुनावी सभा करके रणनीति तैयार करनी पड़ती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, कोई राज्य नहीं है आने वाला
जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही हो। कर्नाटका में जो सांप्रदायिक तनाव था वो नूह से ज़्यादा था। एक हिस्सा है उसका दक्षिण कर्नाटका का, वहाँ भी ये त्रिशूल बट रहे थे, वहाँ भी ये तिलक तराजू चल रहे थे, सारी चीज़ें जो यहाँ नूह में चल रही हैं ये चुनाव से पहले। और इसका भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ और बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये जो दूध निकल रहा था ना थनों से, अब इसमें से खून निकलने लगा है, इसमें और गुंजाइश नहीं बची है सांप्रदायिक तनाव की। लोग तंग हो गए। आप सांप्रदायिक तनाव की बात कर रहे हैं केसी त्यागी, मैं तो राजनीतिक तनाव की बात कर रहा हूं। आपके साथ बैठे हैं आलोक शर्मा। अभी खबर आई, कांग्रेस कह रही है 7 सीटें लड़ेगी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने कहा आपको यही करना है तो हमें गठबंधन में रहने का क्या फायदा। केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं आपके नेता नीतीश कुमार। यहां तो तलवारें खिंच गई हैं, त्रिशूल की बात कर रहे हैं आप जी। संदीप जी, केजरीवाल जी ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग विद मी नीतीश कुमार जी विद अदर लीडर आल्सो कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा। अब इनका बीजेपी कांग्रेस पार्टी का जो अधिकृत प्रवक्ता हैं बावरिया जी, उनका 2 मिनट पहले खंडन आया, वो भी आप चला दीजिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत जिम्मेदार पार्टी है आप। और उन्होंने अलका लांबा के उसका खंडन किया। वहाँ है दिक्कतें, और ये दिक्कतें कहाँ नहीं हैं। बिहार में दिक्कतें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और महेश वर्मा जी से कि वहाँ से कौन लड़ेगा रामविलास पासवान की जो हाजीपुर है, आप बताओ मुझको। वहाँ पे शिंदे हटेगा या रहेगा, आप बताओ मुझको। दिक्कतें सब जगह। शिंदे हटेंगे या नहीं हटेंगे, शरद पवार आपके साथ रहे, उसी में जुड़ जाता है सवाल। शरद पवार आपके साथ रहेंगे या भतीजे के साथ चले जाएंगे। वो इतनी खबरें आ रही हैं और ये कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं जी वो केंद्र में कृषि मंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष, बिटिया केंद्रीय मंत्री। चौहान जी का बयान अटकलों पर आधारित है और मेरा कांग्रेस के मित्रों से भी है कि ये फैसले स्थानीय स्तर पर ना करके अपने केंद्रीय नेतृत्व को छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खड़गे जी से अधिकृत, रमेश जी से अधिकृत कोई और आदमी नहीं होना चाहिए इन मामलों बोलने। हमारे यहाँ किसी और पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दे। ये सबसे बड़ी पार्टी है, ये हमारे गठबंधन की आधार पार्टी है, इसलिए मेरा सार्वजनिक तौर पर मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जो रमेश जी हैं, जो वेणुगोपाल जी हैं, खड़गे जी हैं, वो बहुत गंभीरता से इस गठबंधन तो समन्वय की कमी है ना केसी त्यागी साहब, समन्वय की कमी है ना। समन्वय समिति कब बनेगी और संयोजक क्यों नहीं नियुक्त करते, संयोजक की घोषणा क्यों नहीं करते। 31 तारीख को सारी चीज हो जाएंगी। अगर आप 13 दिन और इंतजार कर सकते हो, हमने तो 50 साल इंतजार किया, आप 13 दिन इंतजार कर लीजिए। संयोजक भी बनेगा, राज्यों के संयोजक भी बनेंगे। गठबंधन लगभग बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, लगभग 450 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 अगेंस्ट 1 लगभग तय है। लगभग तय है, आप ये ताल ठोक रहे हैं। आलोक शर्मा, तय तो तब होगा कांग्रेस मानेगी, दरियादिली दिखाएगी। आपकी दिल्ली वाली अभी दिक्कतें वो तो खत्म होने के बजाय और एस्केलेट होती दिख रही हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी केसी त्यागी साहब ने भी संदीप भाई बहुत कैटेगरिकली उसको क्लैरिफाई किया। मैं भी कर देता हूं। दीपक बाबरिया जी का बयान भी मेरे हाथ में है। केवल इस तरह की बात आई थी अलका लांबा जी के द्वारा भी कि भाई हम सारी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अलका लांबा आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संदीप दीक्षित ने भी बोला है। मैं फिर कहूँगा कि पूरी तरह से जो बयान हैं उनको खारिज किया गया है। दीपक बाबरिया जी ने भी कहा है कि इस तरह के बयानों पर संयम बरता जाए और जिस तरह का भी जो भी बयान आया है वो नहीं आना चाहिए था। गठबंधन है और गठबंधन में दोनों की भावनाओं का सम्मान रख के ही हम आगे चलें। मेरे भी मतभेद हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, कहीं पर भी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर गठबंधन है तो फिर गठबंधन की भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। ये जो हुआ ये गलत है, नहीं होना चाहिए। महाविकास अघाड़ी गठबंधन बरकरार है आपका? इसके बाद अब इसके ऊपर विराम लगना चाहिए।
वहां पर खेल चालू आहे या गतिरोधक देखिए, पुढे बिल्कुल आहे? पूरी तरह से गतिरोधक आ गया है क्या महाराष्ट्र में? नहीं देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल कहीं पर कोई खेल चालू आहे नहीं है। खेल चालू करने के लिए तो बीजेपी ही काफ़ी है और बीजेपी ने खेल अपने चालू कर दिए हैं। सबसे पहला खेल तो उन्होंने देखिए किस तरह से अभी इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर कब्जा करने के लिए जो मूव चला है, उसी पर साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से, चाहे वो इंडिया हो और चाहे महाराष्ट्र का महाविकास अघाड़ी हो, सबसे बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है संदीप भाई, जो एनडीए की बरसों से मीटिंग नहीं हुई थी पिछले 6 महीने में, उनको जानबूझकर सेम डे जनता को एक मैसेज देने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ी। और आज हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट कल लाल किले की प्राचीर से भी नजर आई। कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कहता कि जनता साइड में और अगली बार भी मैं ही आऊंगा। शायद वो जनता की जो ताकत है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से पिछले 2-3 दिन के अंदर ही सीएजी की रिपोर्ट आई है, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे आए हैं, और मैं आपको बधाई दूंगा, आप हमेशा इस तरह की चीज़ों को आप उठाकर देश की जनता के सामने रखते हैं। मुझे लगता है इससे भ्रष्ट सरकार कभी नहीं रही, इससे ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाली सरकार कभी नहीं रही, इससे ज़्यादा लोकतंत्र की हत्या। मेरा सवाल बड़ा सीधा, इंडिया की सांस तो नहीं फूल रही? ये असल शक्ल आ जाएगी 31 तक। चलिए 13 दिन और इंतजार करेंगे। देखिए, मुझे लगता है सवाल स्वाभाविक है कि कौन समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा, कौन समन्वय समिति के मेंबर्स होंगे, कौन पीएम कैंडिडेट होगा। स्वाभाविक है कि मीडिया के साथियों की उत्सुकता रहेगी इसमें, और ये कोई छोटा निर्णय नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से तमाम सीनियर लीडर्स, नीतीश जी हों, शरद जी हों, खड़गे साहब हैं, हमारे राहुल जी हैं, सब लोग मिलकर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। पटना कहीं पर दिक्कत नहीं आ रही है। सवाल लोगों मतलब आपकी सांस नहीं फूल रही है, सांसें फूल रही हैं बीजेपी की, इसलिए वो खेल कर रही है। महेश वर्मा आरोप लगा रहे हैं आलोक शर्मा आप पर। पता नहीं इनके आरोप का पृष्ठभूमि क्या है, किस बैकग्राउंड में ये बात कर रहे हैं। ये अपने बारे में अगर सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी केसी त्यागी साहब की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई 31 तक का इंतजार करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का समन्वय समिति बन रही है और समन्वय समिति का संयोजक कौन होगा। यही बात मैं भी सोच रहा था अभी जब उनकी बात मैं सुन रहा था कि 31 के बाद अगर नीतीश जी संयोजक नहीं बने तब भी केसी त्यागी जी का यही शुरू होगा क्या जो आज है। एक बात। दूसरी बात कि मैं इस बात का साधुवाद देता हूं कि केसी त्यागी साहब कहीं इस बात का अटल जी को मानते हैं, और अटल जी तो सदैव ही इस देश में एक स्टेटमेंट्स की तरह रहे, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन सबसे बड़ी अजीब सी बात ये दिखती है कि नीतीश जी जब हमारे साथ थे, हमारे साथ गठबंधन में सरकार चलाते थे, संदीप भाई आपने कभी नहीं सुना होगा वो कभी अटल सदैव की समाधि पे आए हों, पुण्यतिथि पे आए हों, और आज आके ये बताना और जताना और ये दिखाना, ये राजनीति जो है, जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, वो इस चीज को अच्छे से कहीं ना कहीं नहीं, केसी त्यागी ने यह भी कहा महेश वर्मा कि सीनियर लीडर्स को डिप्यूट करके घटक दलों के साथ बातचीत, कहीं दिक्कत भी होती थी उनको डिप्यूट किया जाता था। यहाँ तो आपने शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, जेडीयू में सेंधमारी करते रहते हैं, कांग्रेस से नेता ले आते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे ही गिराई। तो ये वो बीजेपी नहीं है। तो वही बात आलोक शर्मा कह रहे थे कि भाई बीजेपी अब खेल खेल रही है, तो सांसें किसकी फूली हुई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जो आलोक शर्मा कह रहे हैं, देखिए ये तो आलोक शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, जो केसी त्यागी जी बात कर रहे हैं, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना इंडिया के चक्कर में कांग्रेस जो है बिखर जाए। अच्छा, आज पंजाब में और दिल्ली में अभी केसी त्यागी साहब का बयान सुनने के साथ कितने लोगों का, कितने दिल्ली कांग्रेस के और पंजाब कांग्रेस के लोगों का बयान आएगा पता नहीं। अजय माकन जी का बयान ले लीजिए, संदीप दीक्षित जी का बयान ले लीजिए, उसके बाद भाई दीपक बावरिया का बयान पढ़ा दिया इन्होंने। नहीं बचेगी इस इंडिया के चक्कर में। दीपक बावरिया का बयान पढ़वा दिया, या आप इंतजार कर रहे हैं ये पीछे? मोदी का बयान उठाइए ना, जब वो शीला जी का, नहीं सुनिए ना, हाँ,
वीरप्पा जी जब थे यहाँ पे प्रभारी, तब भी वही बात कहते थे। उससे बड़ा तो कद्दावर नेता नहीं थे ना, वो तो प्रभारी थे उस समय उन्होंने बड़ी खनक के साथ और पब्लिकली उन्होंने कहा कि भाई हम आम आदमी पार्टी से अगर कोई सहमति बनती है तो हम चुनाव तो अब लड़ेंगे। वक्त बदल गया है, ये साथ आ रहे हैं, इसीलिए तो आप परेशान हो गए। सालों बाद एनडीए की बैठक बुलाई 18 जुलाई को। वो 38 दल कौन कौन से थे, शायद नाम आप नहीं गिनवा पाएंगे, 38 घटकों के नाम मैं कहूं, वो भी इकट्ठा कर लिए। संदीप भाई, एक बात मैं और आपको बताऊं, हमारी तो अपनी चिंता जो है वो स्वाभाविक है। हम उन 38 को जो है संभाल सकते हैं, तभी अपने साथ लिए हुए। अब सवाल ये है कि इंडिया वाले मध्य प्रदेश में जब आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए सीट मांगेगी, जब वो कहेगी कि भाई मुझे भी शेयरिंग कहीं यहाँ करो, जब वो कहेगी छत्तीसगढ़ में भी करो, इसी तरह से जब ममता दीदी भी कुछ मांगेंगी, क्या होगा? ये तो वही हाल हो गया ना कि कहते हैं कि जैसे चले थे 24 बनने और 26 बन के आ गए। नहीं तो ये इसमें होगा कि पिच ऐसा क्या, तो कांग्रेस जो पिच है तैयार ना इधर इंडिया के कर रहे, रहा है ना कि उधर के इंडिया रहे। के 26 दल आए तो आपको 38 दल इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और बैठक भी बुला ली। बैठक तो बुलाई नहीं थी 5-7 साल से। और उसी में एक और चीज, एक मिनट सुनिए ना, आप ही के साथ हूं, देखिए सुनिए ना। उसी में जुड़ जाता है ये फ्री की रेवड़ी। प्रधानमंत्री मोदी दर्जनों बार पिछले साल 16 जुलाई से कह चुके हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। और कल ही मामा ने, शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को 15 लीटर पेट्रोल मुफ्त, भोजन के लिए 650 से 1000 रुपए कर दिया, सभी गरीब परिवारों को फ्री मकान, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू कर दी। और ये तो कल कल की बात है। हर रोज इश्तिहारों लगा लगा कर वो फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, ये दे दो, वो दे दो, 50,000 रुपए बच्चियों को, लाख रुपए बच्ची के पैदा होने पर, 51,000 का कन्यादान। मध्य प्रदेश का कर्ज जो है 2019 से 2023 4 साल में 94% बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री नहीं सुनते प्रधानमंत्री की। ये देखिए, फ्री बीज की जो आप बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की चिंता तब भी थी और अब भी है। ऐसा नहीं है कि उसको लेकर उन्होंने कभी पर उससे मुंह चुनाव फेरा हो। जीतना बड़ी सवाल चिंता ये है, कि जो इसलिए स्वतंत्र रेवड़ियों सोचती की है, चिंता थोड़ी ये देर देश के लिए जो है, दरकिनार भी कर देंगे। चलो मैं तो ये कह रहा हूं कि भला ही हो रहा है ना, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है ना। फ्री बीज के नाम पर आप देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। फ्री बीज के नाम पर जो अन्य राज्यों में कांग्रेस किसी तो का आरोप 1100 लगा रही है करोड़ 50%, किसी का 600 करोड़ 50% कमीशन का ये आरोप सब लगा रही है कि भ्रष्टाचार जो ठेकेदार है, संघ ने ये बात कोई कही है। नौकरी के बदले में जमीन नहीं, कोई नौकरी के बदले में क्या, नौकरी के बदले में जमीन, वो तो पूछूंगा और पूछे हैं ये सवाल। पर यहां आपकी पर बीच में आवाज वहां म्यूट के हो जाए। ठेकेदार संघ आरोप लगा रहा है, वहां पर हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखकर भेज रहा है कि 50% कमीशन ली जा रही है। तो वो 40% सरकारा से बढ़कर ये 50% सरकार की बात आ गई। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा फीडबैक विपक्ष के नाते, कांग्रेस जो है अगर यही काम करती रही, अगर यही चीज उठाती रही, अच्छे से उठाए ना, हम उसमें साथ देंगे। हम तो जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है जहां भी है, और हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल है कि फड़फड़ाहट उधर से होती है, जब भ्रष्टाचार के नाम पर कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है कि देखो देखो, हाँ, कार्रवाई हुई ना, अजित पवार पर कार्रवाई हुई, छगन भुजबल पर कार्रवाई हुई, हसन मुशर्रफ पर कार्रवाई हुई। सवाल यह है कि हुई ना, कार्रवाई हुई, मंत्री बना दिया उन्हें, कानून भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मंत्री बना दिया। में जाके कहीं किस तरह साहब, मैं अरे आप मुझे बताइए ना कि क्या वो मंत्री पहले नहीं थे जो हमने कोई गुनाह और अपराध कर दिया? अच्छा, आप किस बात के लिए आज की डेट में किस मुंह से कांग्रेस कहेगी, किस मुंह से शरद पवार कहेंगे, किस मुंह से
उद्धव ठाकरे कहेंगे कि अरे साहब देखो, ये जो लोग मंत्री बने हैं अब ये भ्रष्टाचारी हैं, और तब वो उससे पहले आपके तो साथ कुछ है ना, नहीं हो। प्रफुल्ल पटेल और अब सुनील सवाल तटकरे। ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या महेश कर भाई, दिया? महेश भाई, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल एनडीए का हिस्सा है ना। अब जी। आज तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो नवाब मलिक से मिलने गए उनके घर, मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पर हैं। नवाब मलिक पर आरोप क्या है? दाऊद इब्राहिम से साठगांठ, उसकी बहन हसीना पारकर के साथ जमीन कब्जाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना। एनडीए के नेता ऐसे नेता से मिल रहे हैं। देखिए, अब ये तो प्रफुल्ल जी उसको अच्छे से बता पाएंगे कि वो किन कारणों से गए हैं, मिले हैं, किन बातों को लेकर मिले हैं। अब ये मुझे, अगर आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मतलब कोई नेता गया हो, वो मिला हो, तो आप मुझे बताइए। एनडीए का तो हिस्सा है ना। गया, पर हम वो थोड़ा मिलकर सा आया भटक है, गए, तो थोड़ा उसके बारे में विषयांतर आपका हो क्या गए। कहना है? तो समझ में आता ये है। रेवड़ी कितनी एनडीए बांटेंगे? का हिस्सा तो एक मिनट, आलोक शर्मा आप स्क्रीन पर। आलोक शर्मा, राजस्थान में अशोक गहलोत वो जादूगिरी कर रहे हैं, वो फ्री में बांटने का जादू। हर रोज फ्रंट पेज पर इश्तिहार उनके चस्पा होते हैं और दुनिया भर के मैसेजेस उनकी टीम भी डालती रहती है। 72% का इजाफा हो गया है कर्ज में। 3,11,854 करोड़ बढ़कर 5,37,012 करोड़ हो चुके हैं। 71% का इजाफा छत्तीसगढ़ में भी है। गरीबी दूर करना नहीं है, देखिए, मुझे लगता है गरीबों संदीप को भाई, लॉलीपॉप देना है कि गरीबों- वोट मिल जाए। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से महंगाई की मार रही है और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर कोरोना के बाद से दिक्कतें आई हैं, तो राइट टू हेल्थ मिलना, अगर जनता को हम 25% 30% अगर देश की जनता से टैक्स ले रहे हैं, अगर उनको उस वापस कोई चीज़ मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आज देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि रेवड़ियां हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को केंद्र की सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन देने से काम चल जाएगा, डिसाइड तो कर रहा है। या प्रसव में मौत जो हो जाती है, डिलीवरी के टाइम मौत, या मेल नरिशमेंट, या उनका जिंदगी जीवन स्तर बेहतर करना, देखिए, मुझे लगता उससे है महिला का दोनों- सशक्तिकरण होगा। देखिए, मुझे लगता है दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। अगर राइट टू हेल्थ मिल रहा है और मोबाइल भी मिल रहा है, तो मोबाइल से ही राइट टू हेल्थ के एंगल से तमाम चीज़ों की जानकारी मिलना और तमाम फायदे होना, इंफॉर्मेशन हमेशा से एक हथियार रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कब तक तय करेगा कि रेवड़ी क्या है। अब बात आती है कि कर्जा बढ़ गया, बिल्कुल कर्जा बढ़ा होगा, लेकिन आप देखिए कि 2018 में राजस्थान की कर्नाटक सरकार में अपने विधायकों को 2.03% विकास के लिए पैसे देने के लिए पैसे नहीं है इस वित्तीय वर्ष में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही के बड़े नेता वहां के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कह रहे हैं आपके विधायकों को। इस वित्तीय वर्ष में तो मैक्सिमम जो एलोकेशंस थी, बजटरी एलोकेशंस, क्योंकि बजट उन लोगों ने प्रस्तुत किया था, तो कहां कहां पर एलोकेशंस रखी हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे रखी हैं, तो उसके लिए तो बीजेपी से सवाल पूछा जाए कि भाई आपने विकास के काम को छोड़कर बजट में कहां पैसा फूंक दिया। बात अब ये आती है कि राजस्थान में ग्रोथ रेट 2% थी 2018 में, 2.03%, आज 12% के करीब है। अगर वहां पर कुछ कर्जा बढ़ा है तो ग्रोथ रेट लगभग 6 गुना बढ़ गई है। राजस्थान आज अग्रणी राज्यों में ग्रोथ रेट में 1 नंबर और 2 नंबर की फाइट कर रहा है। आप देखिए, गुजरात ने तो कभी रेवड़ी नहीं बांटी होंगी, बलात्कार के मामले में भी नंबर 1 है। साथियों की मान ले तो मोदी जी जिस दिन मुख्यमंत्री, देखिए मुझे लगता है कि बलात्कार के मामले में कोई भी राज्य हो वो गलत है। 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं पर भी सरकार इनएक्टिव हो तो सरकार पर सवाल जरूर खड़े करने ठीक है। अब आशुतोष के पास 1 सेकेंड, आशुतोष, अब जो ये अंतिम बात कहना, हाँ करिए, पूरी कीजिए, करिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि गुजरात में मोदी जी जिस समय पर गए थे मुख्यमंत्री बनकर, 9,000 करोड़ का कर्जा था और आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। वहां तो पिछले 25 साल से कांग्रेस की सरकार भी नहीं, के दामन के तो दाग मिसगवर्नेंस गिनवाकर अगर अपने कहीं पर दाग देखा जाएगा धुलते तो नहीं सबसे है। ज्यादा आशुतोष, बीजेपी। 1 सेकंड आलोक। आशुतोष, देखिए लड़ाई 2024 की है और ये सारी बातें आपस में मिलती हैं।
फ्री की रेवड़ियां बांटना, पर ये जो 5 राज्य जिनमें हमारी जो दिल्ली में बैठा मीडिया है ज़्यादा दिलचस्पी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रहती है, तो वहाँ पर ऐसी ज़ोर शोर से रेवड़ियां बांटना और एनडीए की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक किस तरह से देख रहे हैं, जबकि हमने ये भी देखा है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के नतीजों में तब्दील हो जाएं, ऐसा होता भी नहीं, ये भी एक हकीकत है। देखिए संदीप, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निश्चित तौर पर वहां पे बेचैनी है, और ये बेचैनी बहुत लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इनमें से ज़्यादा राज्यों के अंदर वो चुनाव जीत सकती है। और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरी ताकत लगाने के बाद भी, और इसमें हिमाचल भी जोड़ सकते हैं, तमाम चीजें करने के बाद भी हिमाचल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कर्नाटक की हार मायका से बहुत डिसाइसिव हार है, और कर्नाटक में दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है उसको कम किया है। और आज की तारीख में जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है और आप सब लोगों के पास जरूर निश्चित तौर पर आ रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी को अब मध्य प्रदेश में भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कायदे से कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से वहां शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी दी गई, और पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे शिवराज सिंह चौहान जैसा एक कद्दावर नेता, एक बहुत ही इनएफिशिएंट चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो सामने आ रहे हैं, बल्कि वो तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकल करते हुए भी दिखाई पड़े हैं। तो इसलिए ये चिंता वाजिब है। इंडिया में आशुतोष, इंडिया में जिस तरह से कुछ सांसें फूल रही हैं, केजरीवाल बनाम कांग्रेस, मतलब दिल्ली में जो लड़ाई है, शरद पवार की क्या राजनीति चल रही है, तो बीजेपी में दरअसल एक और दिक्कत शतरप की हो गई है क्या? जो येदियुरप्पा के साथ किया गया, उससे चुनावी विश्लेषक जो हैं बीजेपी के अंदर भी, वो कहते हैं कि शतरप पर पूरा भरोसा करना भारी पड़ गया बीजेपी पर, और राजस्थान में वसुंधरा चेहरा होंगी या नहीं, और चेहरा बना देना शिवराज को सही था या नहीं, और छत्तीसगढ़ में क्या करें डॉक्टर साहब का, ये इस तरह के सवाल कभी बीजेपी को ऐसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ा था। क्या मैं सही आकलन कर रहा हूं? आपका आकलन काफी हद तक सही है, और उसका असली कारण क्या है? असली कारण यह कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से व्यक्तिवादी राजनीति, जिस भी पार्टी के अंदर पूरी की पूरी पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द समा जाती है, और पूरी उसकी रणनीति सब कुछ उस व्यक्ति के इर्द गिर्द होने लगती है, उस पार्टी के अंदर जो क्षेत्रीय स्तर पर और साथ ही साथ राज्य स्तर पर जो नेता होते हैं उनकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद हर राज्य में कम से कम एक नहीं तो 2 बड़े नेता हुआ करते। अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह भी थे, भैरव सिंह शेखावत थे वहां पे। राजस्थान के अंदर शिवराज सिंह चौहान उमा भारती थी, छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से रमन सिंह और दूसरे लोग हुआ करते थे, कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा हुआ करते थे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर आप देखिए तो क्षेत्रीय स्तर पर जितने बड़े नेता हैं सबको एक तरीके से उनकी औकात, तो थोड़ा गलत शब्द होगा, लेकिन उनको उनका जो ऑरा था, उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो रुतबा था, जो दबदबा था, वो कम होता दिख रहा है। तो इंडिया में भी दिक्कतें, एनडीए में भी दिक्कतें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी आशुतोष से भी कुछ सवाल करने हैं, संजय के पास भी मैं जाऊंगा। और आपकी राय क्या है जो ये राजनीति चल रही है? व्हाट्सएप नंबर पर अपने सुझाव, अपनी राय हमें दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। तो राजनीतिक घमासान जारी है और लोकसभा की तैयारियों के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसी जा रही है। ऐसे में संजय, मुझे एक चीज समझाइए, विधानसभा के चुनाव के नतीजे लोकसभा में परिलक्षित नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते, ये हमने देखा है ज्यादातर बार। पर जिस तरह का जोर लगाया जा रहा है, रेवड़ियां भी बांटी जा रही हैं, मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के मना करने के बावजूद भी, इसकी वजह क्या है? क्या इस बार विपक्ष का एक चुनाव पूर्व गठबंधन शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है, या दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखें, वहां गठबंधन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है। तो क्या कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है बीजेपी को, या कांग्रेस को अगर कोई मुगालता है भी, कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है वो भी तय हो जाएगा इन विधानसभा चुनाव के नतीजों में?
संदीप, ऐसे कई प्रमाण हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस आज मजबूत दिखाई पड़ रही है। और जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो कम से कम हम कह सकते हैं पिछले साल की तुलना में। आप देखें, हाल ही में कांग्रेस ने 2 राज्यों में चुनाव जीता। कर्नाटक में उनकी बड़ी जीत हुई, हिमाचल में भी उनकी सरकार बनी, उनकी जीत हुई, हालांकि जीत बहुत बड़ी नहीं थी। हम लोगों ने कुछ सर्वेक्षण भी किए जिस संस्था में मैं काम करता हूं। मई के महीने में जो हमने सर्वेक्षण किए उसके नतीजे बहुत साफ दिखाते हैं कि अगर लोकसभा के नज़रिए से भी देखें तो कांग्रेस के प्रति लोगों की जो पसंद है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी फासला बहुत बड़ा है। जहां बीजेपी को तकरीबन 37-38% लोग कह रहे थे कि वो वोट देंगे अगर लोकसभा के चुनाव हो जाएं जल्द तो, लेकिन कांग्रेस के लिए जिसको 19% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके लिए तकरीबन 26-27% पसंद पहुंच गई थी। तो फासला कम हुआ है। ऐसे कई संकेत हैं। अगर राहुल गांधी के लीडरशिप की बात करें तो एक समय था राहुल गांधी की कोई मुकाबला नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से। मुकाबला आज भी नहीं है, बहुत बड़ा फासला है, लेकिन राहुल गांधी ने भी फासले को कम किया है। और अभी अगर मैं जिक्र खबर ये भी है तो कि वो पूर्व से पश्चिम जाएंगे या पश्चिम से पूर्व, जो भी हो, एक भारत जोड़ो भाग 2 भी होगी और वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर निकलेगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे कई संकेतों का मैंने जिक्र किया जिसके आधार पर यह स्पष्ट कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति आज पिछले 1 साल की तुलना में बेहतर है। जिन राज्यों का जिक्र हो रहा है ये सारे राज्य, लगभग 3 राज्य तो ऐसे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां बाइपोलर कंटेस्ट है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 19 साल का शासन है बीजेपी का, एंटी इनकम्बेंसी के सुर दिखाई पड़ते हैं, या कम से कम ऐसा कहें लोगों में एक उबासी है और लोग चाहते हैं कि शायद सरकार को बदलना चाहते हैं। तो तीनों राज्यों में ऐसा दिखाई पड़ता है, दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला इसको नहीं, अगर हम आंकड़ों में जाएं, हालांकि आंकड़े पूरी तस्वीर बताते नहीं है संजय, पर आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। भाई 25 सीटें राजस्थान की, 29 मध्य प्रदेश की और 11 सीटें छत्तीसगढ़ की, कुल मिलाकर 65 सीटें। 2019 में इन 65 में से 63 सीटें बीजेपी जीत गई थी। नहीं, बिल्कुल जीत गई थी, लेकिन संदीप मुझे लगा आप चर्चा विधानसभा के नजरिए से अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हो रही थी कि क्या कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से असेंबली के चुनाव के नजरिए से देखें तो कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर वो चीज लोकसभा के लिए नहीं कह सकते। कह रहा हूं पिछले 1 साल में अगर लोकसभा के नजरिए से भी देखें तो कम से कम आज ऐसा लगता है कि लोगों की पसंद थोड़ी बदली है। वो आज की स्थिति है। अगले साल जब चुनाव होंगे तो क्या पसंद यही रहेगी? क्या कांग्रेस के लिए पसंद और ज्यादा होगी या कम होगी? इसका तो कोई प्रमाण अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल असेंबली के लिए भी दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस मुकाबले में है। हाँ, मुकाबले में आती दिख रही है। आशुतोष, मुकाबला टक्कर का होता दिख रहा है इस बार, या अभी वन वे ही है मामला? सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूंगा बाकी चारों मेहमानों से। अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबला इस बार बेहतर मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल आएगी। केसी त्यागी, तस्वीर साफ हो जाएगी 2 हफ्ते बाद इंडिया की। 31 तारीख के बाद जब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इंडिया का तैयार हो जाएगा तो मैं आपसे भी और संजय जी से पूछना चाहता हूं कि एक भी राज्य ऐसा है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 50% से ज़्यादा लोकसभा में किसी भी राज्य में वोट मिला हो बीजेपी को? अगर नहीं तो मुकाबला मजबूत है, मुकाबला मजबूत है इंडिया के। महेश वर्मा, चूंकि जब 1 सेकंड सर, थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा। महेश वर्मा, 1 लाइन में प्लीज। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे इंडिया का तनाव भी बढ़ेगा, और अपेक्षा जो है पंजाब में भी बढ़ेगी। कांग्रेस के लोग वहां भी चाहेंगे तो उनको वक्त आगे बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। आलोक शर्मा, तो फिर क्या बचेगा? कहां कहां छोड़ेगी कांग्रेस, ये तय कर ले। देखिए, बिल्कुल तनाव बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तनाव तो केवल इंडिया नाम रखने से ही भाजपा में बढ़ गया है। भाजपा की सांसें फूली हुई हैं। इंडिया पूरी ताकत के साथ लड़ेगी
और इस बार अहंकार हारेगा, मोहब्बत जीतेगी। पर आपको घमंडिया भी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब घमंड किसका टूटेगा और अभिमान किसका टूटेगा, गुरूर किसका टूटेगा? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं लगातार फ्लैश कर रहा हूं। अपने सुझाव, अपनी राय दीजिए मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल पर। ब्रेक के बाद कुछ राय साझा करूंगा, बने रहिए। और सीधा सवाल में अब बारी है दर्शकों की राय की, उनके सुझाव की। और सुझाव आए हैं हजारों की तादाद में। भोपाल से गजानंद शर्मा कह रहे हैं 13 करोड़ गरीब कम हुए तो 80 करोड़ को फ्री राशन देना बंद करें। यह फ्री राशन वोटर्स को लुभाने का तरीका है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में कहा था। एक और हमारी दर्शक हैं, इनका नाम है नीरू जैन। अच्छे सरकारी स्कूल, अस्पताल, नौकरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, एम्पावर करें आदमी को, फ्रीबीज को तत्काल बंद करें। बैंग ऑन नीरू जैन, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। लेकिन गरीबों को गरीब रखने में सरकारों का अपना निहित स्वार्थ भी है क्या? मेरे साथ इतना ही।